दरअसल 1793 के चार्टर एक्ट से जो सबसे बड़ा डेवलपमेंट था वो ये था कि लॉर्ड कॉर्नवालिस जब भारत का गवर्नर जनरल बनकर आया तो उसकी एक डिमांड थी। डिमांड ये थी कि हमें जो काउंसिल्स को पावर दी गई, गवर्नर जनरल की काउंसिल हुआ करती थी 4 सदस्यों की। ये लोग कलेक्टिवली डिसीजन लेते थे, सामूहिक रूप से फैसला करते थे। हालांकि उनके फैसले को गवर्नर जनरल ही प्रभावित करता था, निर्णय पर कहीं ना कहीं गवर्नर जनरल का इम्पैक्ट होता था, लेकिन फिर भी काउंसिल मेजॉरिटी से फैसला करती थी। तो 4 मेंबर वो हो गए, गवर्नर जनरल मिला के 5 लोग बैठे। अब 5 में ऐसा भी तो हो सकता है कि गवर्नर जनरल के साथ कोई एक ही आए, बाकी 3 एंटी हो जाए, तो 3 वो बहुमत में हो गए, फैसला बहुमत से हो जाएगा। तो ये वो जैसे आज हमारे संसद में कामकाज कैसे होता है, सरकार एक बिल लाई, वो बिल जरूरी नहीं है कि यहाँ पर सरकार पास ही करा ले। जरूरी इसलिए वो लगता है पास हो जाएगा क्योंकि सरकार बहुमत में होती। लेकिन अगर मान लीजिए कि राज्यसभा में सरकार के पास बहुमत नहीं है, विपक्षी सदस्यों की संख्या ज्यादा है, तो बिल राज्यसभा में पास नहीं होता। ऐसा कई बार भारत में हुआ। लोकसभा में तो सरकार के पास बहुमत रहता है, लेकिन राज्यसभा में नहीं। तो ऐसे ही गवर्नर जनरल जब कोई प्रस्ताव रखेगा तो काउंसिल के ऐसे भी मेंबर हो सकते हैं जो उससे डिसएग्री कर जाए। तो कॉर्नवालिस यही कहकर भारत आया था गवर्नर जनरल बनकर कि मुझे ये अथॉरिटी चाहिए कि जो काउंसिल फैसला लेगी मैं उसे चेंज कर सकूं। अगर कल को काउंसिल मेरे खिलाफ चली गई तो मैं उस पर यहां पर एक पावर इस्तेमाल करूंगा, और उसी पावर को मैंने लिखाया था, क्या कहा गया, वीटो। आपने शायद ये पॉइंट लिखा था, ओवरराइट कर सकता है डिसीजन को। तो परिषद के निर्णय को रद्द करने का अधिकार दिया 1793 के एक्ट ने। तो 1793 का एक्ट इस मामले में अपने आप में एक महत्वपूर्ण है, क्योंकि किसी परिषद के निर्णय को रद्द कर देना ही तो वीटो कहलाता। तो ये एक शक्तियां उसे मिल गई। दूसरा, इसी तरीके से आपको 1793 के एक्ट के तहत एक और प्रावधान लिखा है मैंने कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के कर्मचारी थे, जो एम्प्लॉई थे, काम करने वाले लोग थे, उनका वेतन अब कहां से दिया जाएगा, भारतीय राजस्व से। तो दोनों पॉइंट हुआ था। अब 1813 के चार्टर एक्ट को पढ़ने से पहले ब्रिटेन में बदलते हालात को देखिए। ये वो दौर है ब्रिटेन में जब मुक्त अर्थव्यवस्था की वकालत करने वाले अर्थशास्त्री हावी हैं। आप इकोनॉमिक्स में एक बहुत बड़ा नाम सुनते हैं एडम स्मिथ का, जिन्हें फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा गया। तो एडम स्मिथ स्वतंत्र व्यापार के बहुत बड़े हिमायती थे। वो कहते थे व्यापार में सरकार की तरफ से कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए, और यहां तो व्यापार करने का अधिकार केवल एक कंपनी को मिला हुआ है, वो कंपनी है ईस्ट इंडिया कंपनी। इंग्लैंड में बहुत सारी और कंपनियां थी जो इस बात के लिए छटपटा रही थी कि हमें भी भारत में जाने का मौका मिले, हमें भी भारत में व्यापार करने का मौका मिले। जैसे आप ऐसे सोचिए कि अगर आज हमारी गवर्नमेंट ये कह दे कि इंडिया में जो स्पेक्ट्रम अलॉटमेंट है, स्पेक्ट्रम का मतलब जिस पर आप फोन पर बात करते हैं, वो केवल एक कंपनी जियो रहेगी, तो हो सकता है एयरटेल की सर्विस बंद हो जाए, हो सकता है यहाँ पर वोडाफोन की सर्विस बंद हो जाए। तो इससे इसी को कहेंगे मोनोपोलाइज्ड हो जाना। तो मोनोपोलाइज्ड होने के 2 तरीके हैं। एक तो भाई कंपनी अपने तरफ से प्राइस को लेकर कुछ ऐसा करे, एक है सरकार मदद कर दे। तो यहां तो सरकार मदद कर रही है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को मोनोपोलाइज ट्रेड राइट मिला, जबकि इंग्लैंड की अदर कंपनियां अब सरकार पर प्रेशर डाल रही कि भाई हमें भी भारत के साथ व्यापार करने का अधिकार दिया जाए। तो 1813 का चार्टर एक्ट इस मामले में महत्वपूर्ण है कि इसने ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को खत्म कर दिया। इसने कहा अब इनके पास मोनोपोलाइज ट्रेड राइट नहीं होगा, केवल 2 चीजों में इनका एकाधिकार बचा रहेगा। तो वो 2 चीजें थी, एक तो चाय के व्यापार, क्योंकि चाय का व्यापार अभी अभी अंग्रेजों ने शुरू किया था, चाय के बागान लगाए गए थे, टी प्लांटेशन का काम शुरू किया था, तो उसमें पैसा इन्वेस्ट किया। अब इन्वेस्ट करने पर कंपनी चाहती कि पहले हम मुनाफा कमा ले, तो इसके कारण चाय के व्यापार पर अभी इनका एकाधिकार बना रहा। और दूसरा, ये लोग चाइना के साथ जो ट्रेड करते थे उसमें भी इनका एकाधिकार छोड़ दिया गया। लेकिन चीन के साथ व्यापार को और चाय के साथ व्यापार को छोड़ करके और बाकी इनके व्यापारिक एकाधिकार को क्या किया गया, समाप्त कर दिया गया। तो एग्जाम में आने वाला है कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारिक एकाधिकार पहली बार कब मिला था, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। महारानी एलिजाबेथ का चार्टर कितने साल के लिए मिला था, 15 साल। इसे बढ़ाया कब गया था, नहीं बढ़ाया कब गया था, मेरा सवाल है 1609 में। और 1609 में किसने बढ़ाया था, एलिजाबेथ के जो उत्तराधिकारी हुए थे जेम्स प्रथम, उन्होंने इसे कितने साल के लिए बढ़ाया था,
अनिश्चित काल। तो अब सरकार क्या कह रही है कि इसे क्या किया जा रहा है, समाप्त किया जा रहा है। अब दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। देखिए, ये वो दौर था भारत में जब एक और बहस चल रही थी। वो बहस क्या थी? अंग्रेज ये मान रहे थे कि अगर भारत पर हमें लंबे समय तक राज करना, क्योंकि ये सोचकर थोड़ी नीति बना रहे हैं, कानून बना रहे हैं कि हम इंडिया को एक दिन आजाद कर देंगे। ये तो ये मानकर चल रहे हैं कि अब सदियों तक हमारा राज रहेगा, और रहा भी। 200 साल इन्होंने राज किया, कम नहीं था। इनका बस चलता तो 500-600 साल और रहते। लेकिन इनकी जो नीतियां थी उसमें इन्होंने क्या घोषणा की कि भारत के लोगों को हमें अंग्रेजी शिक्षा की तरफ लेकर बढ़ना होगा। यहाँ के लोगों को इंग्लिश एजुकेशन देनी होगी। इंग्लिश एजुकेशन इसलिए देनी होगी क्योंकि सरकार को भी तो ह्यूमन रिसोर्स चाहिए। सरकार आपको नौकरी सिर्फ इसलिए थोड़ी देती है कि वो आपको वेतन देना चाहती है कि इन बच्चों का भी घर परिवार ठीक ठाक चले। उससे सरकार की संस्थाएं भी तो चलती। आप सोचिए, अगर आज ये लाखों पुलिस कर्मचारी काम कर रहे हैं, सरकार के लिए काम कर रहे हैं, राज्य के लिए काम कर रहे हैं, तो उससे देश की सुरक्षा भी तो हो रही, कानून व्यवस्था भी तो मेंटेन है। तो जब आप एक सरकारी नौकरी में जाते हैं तो आप सरकार के एक एसेट्स होते हैं, उनके लिए काम करते हैं। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट उस तरह के व्यक्तियों को एसेट्स के रूप में लाना चाहेगी जो उनके लिए काम कर सके। लेकिन उनके लिए तो काम वही कर पाएगा जिसे कम से कम ट्रेंड किया जा सके, और ट्रेनिंग अंग्रेजी में ही दे सकेंगे। भाई आप सोचिए, गवर्नर जनरल की ऑफिस है, वो अपने ऑफिस में एक अधिकारी की तरह बैठा है। उसे चाय पानी कुछ चाहिए तो पियोन बुलाएगा, बेल दबाएगा, पियोन आया और कहा प्लीज गिव मी अ वाटर। या फिर वो चाय मांग रहा है तो वो उसी तरीके से बोलेगा। अब पता चला कि जो सामने वाला गांव देहात का आदमी है, नौकरी मिली है, उसको बेचारे को आता ही नहीं, साहब मांग क्या रहे हैं, मैं क्या दूं इनको। तो इसलिए कम से कम ऐसे लोगों को चपरासी के रूप में भर्ती किया जा सके जो कमांड तो सुन सके। सेना में काम करने वाले जो सिपाही हैं, इनको कम से कम कोई ट्रेनिंग दी जाए, बताया जाए तो समझ तो सके। तो इसके लिए धीरे धीरे भारत में प्रोफेशनल लोगों को तैयार किया जाए, उनको ट्रेंड किया जाए। जैसे बच्चों, आपको शायद पता होगा कि जब हिंदुस्तान में कंप्यूटर आया तो बहुत बड़ी समस्या बन गई सरकारी दफ्तरों में। दफ्तर के किसी एक आदमी को थोड़ा बहुत आता था, सब उसी को घेरे रहते, यार मेरी भी फाइल जो है इसमें जरा बना दो। आज बच्चे बच्चे को ये चीजें आ गई तो बहुत आसान हो गया। तो वही बात है कि यहाँ पर अंग्रेज सरकार की एक नीति थी कि अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए। इंग्लिश एजुकेशन को लेकर के एक डिबेट छिड़ा कि ये कैसे दिया जाए। तो इसके लिए फाइनली कंक्लूजन पर ये लोग पहुंचे कि इंडिया में हर साल 1 लाख रुपए का बजट अंग्रेजी शिक्षा के प्रमोशन के लिए होगा। तो सवाल ये आता है आप लोगों के पेपर में कि इंडिया में इंग्लिश एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पहली बार बजट का एलोकेशन किस एक्ट के थ्रू किया था? तो आंसर क्या लगा कर आएंगे? 1813 का चार्ट। दूसरा, अमाउंट भी एग्जाम में आ सकता है कि कितना अमाउंट था, तो 1 लाख रुपए। अब आते हैं तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसी में देखते हैं। देखिए, किसी भी देश पर अगर लंबे समय तक राज करना है तो वहां के लोगों का विश्वास भी जीतना पड़ता है। और लोगों का विश्वास जीतना तब बहुत आसान हो जाता है जब आप उनसे कल्चरली जुड़े होते हैं। कल्चरली किसी से कनेक्ट होने का मतलब आप समझ रहे हैं? देखिए, कल्चर का सबसे मेन पार्ट आता है रिलीजन से, धर्म से। अगर आपको उस धर्म में ढाल दिया जाए तो अपने आप उस कल्चर में आ जाते हैं। अभी आपका कन्वर्जन मुसलमान बना दिया जाए आपको, आपका कपड़ा भी बदल जाएगा, आपकी वेशभूषा खान पान सब बदल जाएंगे। तो रिलीजन से कल्चर का बहुत क्लोज रिलेशन होता है। हमारा पहनावा, हमारा खान पान, हमारी पूजा पद्धति, हमारे जीने का तरीका, ये सब रिलीजन से कहीं ना कहीं बहुत प्रभावित हो। अंग्रेज ये मान रहे थे कि अगर हिंदुस्तान में हमें लंबे समय तक राज करना है तो यहाँ के लोगों को कल्चरली भी अपने साथ जोड़ना हो। एक तरीका ये था कि वो हमारे कल्चर में ढल जाए, तो वो उसको कतई स्वीकार नहीं करते, क्योंकि वो तो कहते थे कल्चरली ये सब बड़े बैकवर्ड है। कहते थे इंडियंस एंड डॉग्स आर सिमिलर, भारतीय और कुत्ते एक समान हैं। तो अगर ये सोच लेकर वो बैठे हैं तो कैसे वो इंडियन कल्चर को अडॉप्ट करेंगे? अच्छा, उनको पसंद भी क्यों आए? वो कहे मुझे, मतलब उन लोगों को अपने आप में ताजुब होता था कि अपने घर की ही लड़की को, न्यूली मैरिड है, अगर उसके हस्बैंड की डेथ हो गई तो वेस्टर्न सोसाइटी में नई शादी हो जाती, वहां तो कभी भी नई शादी हो जाती है, और यहाँ तो उसे सती कर दिया जा रहा है।
तो सोच रहे हैं, बताइए, एक यंग कपल में कोई एक मर गया तो उस लड़की को उसकी चिता पर जला दे रहे हो, कह रहे हैं जय हो सती माता की। तो यही कहेंगे कि इंडियन लोग कितने बैकवर्ड हैं। और फिर 10-12 साल की लड़की की शादी कर दे रहे हैं। या फिर इसी तरीके से हमारे सोसाइटी में ऐसे ऐसे कस्टम थे जिसके कारण वो हमें बैकवर्ड मान रहे थे। स्वाभाविक है वो इंडियन कल्चर तो अडॉप्ट नहीं करेंगे। तो वो ये चाहते थे कि इंडिया के लोगों पर अपना कल्चर इम्पोज किया जाए, और इसके लिए बहुत जरूरी था कि चैरिटी वर्क किया जाए, यानी जो इनके पिछड़े लोग हैं, समाज के बैकवर्ड लोग हैं, उनको आगे लाया जाए। जैसे भारत की दलित जातियां, शेड्यूल्ड कास्ट या शेड्यूल्ड ट्राइब्स, आपके लिए आज भी आप देखते हैं कि उनको बैकवर्ड माना जा रहा है। तो अगर उनको जो सामाजिक रूप से बैकवर्ड है, आप सोचिए उस समय हिंदुस्तान कैसा देश था, कितने लोगों को अनटचेबल कहा जा रहा है। अनटचेबल कहकर के हिंदू समाज के लोग ही उनका बायकॉट किए, और एक ईसाई पादरी आया उसको गले लगा रहा कि तुम भगवान यीशु के बनाए हुए इंसान हो और इसलिए हम सब भाईचारे में रहेंगे। तो उसे तो बड़ा अच्छा लगेगा कि यार ये धर्म तो बहुत अच्छा है। तो अल्टीमेटली पर्पस क्या है कि पहले पादरी साहब आएंगे, गले लगाएंगे और फिर कहेंगे आ जाओ ईसाई धर्म में। तो ईसाई धर्म को बढ़ावा देने के लिए भारत में अंग्रेजों ने एक नीति शुरू की। 1813 के चार्टर एक्ट में इंडिया में क्रिश्चियन मिशनरीज को आकर काम करने की परमिशन मिली। तो ये सवाल आता है कि भारत में ईसाई मिशनरियों को परमिशन कब दी गई काम करने की? तो आंसर क्या हो जाएगा? 13 का चार्टर एक्ट।